नमस्कार साथियों। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद से ही अगर हम अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स पर नजर डालें तो एक चीज बिल्कुल साफ है। जनगणना के नंबरिंग प्रोटोकॉल को लेकर हर तरफ काफी ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है। मतलब क्या ग्राउंड पर लिखना है, क्या मैप पर उतारना है और क्या सिर्फ ऐप में दर्ज करना है। ये सब एक भूल भुलैला सा लगने लगा है ना। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में ग्राउंड, मैप और ऐप पर नंबरिंग के इस पूरे मायाजाल को हम बिल्कुल आसान भाषा में सुलझाने वाले हैं, ताकि फील्ड में काम करते वक्त हमसे कोई भी गलती ना हो। तो आज की इस चर्चा को हमने कुछ इस तरह से बांटा है। सबसे पहले इस पूरे भ्रम को दूर करने का एक फ्रेमवर्क समझेंगे। उसके बाद लाइन नंबर, फिर जनगणना भवन नंबर, मकान नंबर और आखिर में परिवार क्रमांक यानी हाउस होल्ड नंबर के जो भी नियम हैं उन्हें एक एक करके डीकोड करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से। भ्रम दूर करना, 4 स्तंभ और 3 माध्यम। सच कहूं तो फील्ड में काम करते समय जो उलझन महसूस होती है ना, वो बिल्कुल जायज है। क्योंकि इन 4 अलग अलग नंबरों को 3 बिल्कुल अलग अलग जगह पर यानी माध्यमों में सही तरीके से दर्ज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन एक बार अगर हमने इस बेसिक ढांचे को समझ लिया तो फिर ये काम बेहद सरल हो जाएगा। अब तकनीकी नियमों में गहराई से जाने से पहले एक मेंटल रोड मैप का होना बहुत जरूरी है। लाइन नंबर, भवन नंबर, मकान नंबर और परिवार क्रमांक, ये चारों ग्राउंड, मैप और ऐप के साथ आखिर जुड़े कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए कि ये मैट्रिक्स एक मजबूत नींव की तरह है। एक बार ये फाउंडेशन दिमाग में बैठ गई तो पूरी प्रक्रिया एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। लाइन नंबर ऑटो ट्रैकर। डेटा एंट्री के इस सबसे शुरुआती हिस्से को हमें एक ऑटो ट्रैकर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि असल में हर एक प्रविष्टि, हर एक एंट्री की शुरुआत यहीं से होती है। ये लाइन नंबर काम कैसे करता है, ये समझना बड़ा ही दिलचस्प है। एचआईएलओ ऐप में ये नंबर अपने आप यानी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। और सबसे खास बात, इसे किसी भी हाल में बदला या एडिट नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी एक सबमिट की गई एंट्री, मतलब कि एक लाइन नंबर। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर 70वें परिवार की एंट्री हो रही है तो लाइन नंबर अपने आप 70 ही दिखाई देगा। है ना, एकदम सिंपल। और हाँ, इसे लेकर एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है। लाइन नंबर को लेकर कोई समझौता नहीं। नो ग्राउंड, नो मैप। ये सिर्फ और सिर्फ ऐप में रहेगा। मतलब इसे किसी भी दीवार पर पेंट करने या किसी कागजी नक्शे पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से एक डिजिटल ट्रैकर है जो केवल मोबाइल ऐप के अंदर ही जिंदा रहता है। अब आते हैं भाग 3 पर। जनगणना भवन नंबरिंग, फिजिकल एंकर। देखिए, ये जो भवन नंबर है ना, ये फील्ड में दर्ज किए जाने वाले बाकी सारे डेटा के लिए एक फिजिकल एंकर यानी मुख्य भौतिक आधार का काम करता है। ये वो धुरी है जिसके चारों तरफ बाकी सारी जानकारी घूमती है। तो भवन नंबर या बिल्डिंग नंबर आखिर है क्या? दरअसल ये उस पूरी भौतिक संरचना, उस पूरी इमारत की मुख्य पहचान है। और इसे ग्राउंड, मैप और ऐप तीनों ही जगहों पर एक बहुत ही खास तरीके से दर्ज करना जरूरी होता है। चलिए इन तीनों माध्यमों के नियमों को जरा अलग अलग तरह विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राउंड पर इसे कैसे लिखना है। प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है। स्टेप 1, सबसे पहले एक प्रीफिक्स लगाना है। ज यानी जनगणना भवन या फिर अंग्रेजी में CN। स्टेप 2, इसके बाद एक 3 अंकों का नंबर दर्ज करना है। और स्टेप 3, अगर उस भवन के अंदर कई सारे मकान हैं तो उन मकानों की कुल गिनती वहां लिखनी है। ध्यान रहे, इसे इमारत के बाहरी दीवार पर बहुत ही साफ साफ लिखा जाना चाहिए ताकि दूर से ही नजर आ जाए। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये 3 अंकों का क्या चक्कर है, जैसे 017। ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। जरा सोचिए, अगर दीवार पर सिर्फ एक अंक 9 लिखा हो तो कोई भी शरारती इंसान वहां से गुजरते हुए अपने मार्कर से उसके आगे एक 0 लगाकर उसे 90 बना सकता है कि नहीं? लेकिन अगर हम 017 या 009 लिखते हैं तो छेड़छाड़ का यह खतरा लगभग खत्म हो जाता है और हमारा डेटा सुरक्षित रहता है। अच्छा, अगर नजरी नक्शे या मैप की बात करें तो वहां नियम थोड़े से बदल जाते हैं। अगर भवन पक्का और आवासीय है तो उस नंबर को एक चौकोर डब्बे यानी बॉक्स के अंदर लिखना है। वही अगर वो गैर आवासीय है तो नंबर बिना डब्बे के लिखा जाएगा। और हाँ, अगर उस भवन में एक से ज्यादा मकान है तो मकानों की वो संख्या नंबर के ठीक नीचे ब्रैकेट में लिख देनी है।
इससे हमारा नक्शा एकदम साफ सुथरा और समझने में आसान रहता है। वहीं जब हम ऐप में इसकी एंट्री करते हैं तो दो मुख्य बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, मैनुअल एंट्री करते समय आगे लगे हुए जीरो हटा देने हैं। मतलब 017 को ऐप में सिर्फ 17 टाइप करना है। और दूसरी सबसे अहम बात, ऐप में रिपीट बटन का इस्तेमाल केवल और केवल तभी करना है जब एक ही भवन के अंदर कई सारे जनगणना मकान मौजूद हो, वरना नहीं। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, जनगणना मकान नंबरिंग सब डिविजन। ये क्या है? ये असल में एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर मौजूद जो अलग अलग रहने की जगह होती है ना, यानी सब डिविजन, उन्हें ट्रैक करने का तरीका है। जनगणना मकान नंबर या सीधे शब्दों में हाउस नंबर ऐप के द्वारा अपने आप जनरेट किया जाने वाला 4 अंकों का एक नंबर होता है। इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट है। नंबर तो ऐप तय करता है, लेकिन इसे ग्राउंड पर यानी भवन के अंदर जाकर हर एक मकान के दरवाजों पर भौतिक रूप से हमें खुद लिखना पड़ता है। इस 4 अंकों वाले नंबर की सबसे बड़ी खासियत ही यही है। जैसे मान लीजिए 0157 कि ये बिना अपना क्रम तोड़े ऐप में अपने आप बनता चला जाता है। ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस इस बात की गारंटी देता है कि सिस्टम में हर मकान की अपनी एक अलग और क्रमानुसार पहचान हो, ताकि कोई भी एंट्री गलती से भी छूटने ना पाए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसे भवन की कल्पना कीजिए जिसके अंदर 2 अलग अलग मकान हैं। नियम के हिसाब से क्या होगा? पहले ऐप में 4 अंकों का मकान नंबर जनरेट होगा। फिर आपको उसे प्रीफिक्स GM या CHN के साथ मकान के अंदरूनी दरवाजों पर लिखना होगा, जैसे 035 या 036। मतलब बाहर मेन गेट पर रहेगा भवन नंबर और अंदर जाने पर अलग अलग दरवाजों पर मिलेगा यह मकान नंबर। बिल्कुल स्पष्ट। अब ऐप के बटन्स को लेकर अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसे जरा ध्यान से समझते हैं। न्यू बटन का इस्तेमाल हमें तब करना है जब किसी बिल्कुल नए जनगणना मकान की एंट्री करनी हो, ठीक है? लेकिन मकान के लिए रिपीट बटन का इस्तेमाल, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ उस दुर्लभ स्थिति में करना है जब एक ही मकान के अंदर एक से ज्यादा अलग अलग परिवार रहते हों और हाउस होल्ड बदल रहा हो, बस तभी। और नक्शे को लेकर तो एक बहुत ही सख्त नियम है, इसे एक चेतावनी ही समझ लीजिए। नजरी नक्शे पर कभी भी किसी भी हाल में यह 4 अंकों वाला मकान नंबर नहीं लिखना है। अगर हमने ऐसा किया तो नक्शे में इतनी ज्यादा भीड़ और कंफ्यूजन हो जाएगा कि कुछ समझ नहीं आएगा। नक्शे पर बस भवन के नीचे मकानों की कुल संख्या ब्रैकेट में लिखनी है, उनका अलग अलग क्रमांक बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर, परिवार क्रमांक, फैमिली यूनिट। ये हमारा चौथा और अंतिम स्तंभ है जो उस वास्तविक परिवार को दर्शाता है जो उस मकान के अंदर रह रहा है। परिवार क्रमांक या हाउस होल्ड नंबर असल में पूरी तरह से एक डिजिटल डेजिग्नेशन है। इसे सिर्फ और सिर्फ ऐप इस्तेमाल करता है। ये किसी भी रहने वाली इकाई की मौजूदा स्थिति को ट्रैक करने के लिए दिया जाने वाला क्रमांक है। इसी से पता चलता है कि असल में वहां कौन रह रहा है और किस स्थिति में रह रहा है। अलग अलग तरह के परिवारों के लिए ऐप में अलग अलग नंबरिंग के नियम सेट किए गए हैं। जैसे एक सामान्य परिवार को एक क्रमबद्ध यानी सीक्वेंशियल नंबर मिलेगा, लेकिन अगर कोई संस्थागत परिवार है जैसे कि कोई हॉस्टल हो गया या वृद्धाश्रम, तो उसे 999 कोड दिया जाएगा। और अगर कोई मकान पूरी तरह से बंद या खाली पड़ा है तो उसे कोई भी परिवार क्रमांक आवंटित नहीं किया जाएगा। सिंपल। और हाँ, बिल्कुल हमारे शुरुआती लाइन नंबर की तरह ही परिवार क्रमांक के लिए भी वही सख्त रूल लागू होता है। नो ग्राउंड, नो मैप, ओनली ऐप। इस नंबर को किसी दीवार पर पेंट करने या नक्शे पर कहीं भी दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए इन सभी नियमों को एक साथ मिलाकर देखते हैं। ये पूरी तस्वीर हमारे लिए एक अल्टीमेट चीट शीट की तरह काम करती है। एक ही नजर में सब कुछ साफ है। ग्राउंड पर सिर्फ भवन और मकान नंबर लिखे जाएंगे, मैप पर भवन नंबर और मकानों की कुल गिनती दर्ज होगी। और ऐप में ये चारों चीजें, लाइन, भवन, मकान और परिवार क्रमांक दर्ज किए जाएंगे। बस इस मेंटल मॉडल को अगर हमने समझ लिया तो फिर फील्ड में डेटा एंट्री करते वक्त गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। तो चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही विचारणीय सवाल पर गौर करते हैं। जरा सोचिए,
अगर ग्राउंड पर लिखे गए भौतिक नंबरों से इतनी आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है, तो क्या ऐप का ये डिजिटल डेटा कभी पूरी तरह से सुरक्षित कहा जा सकता है? असल में यही वो बड़ा कारण है जिसकी वजह से 3 अंकों का उपयोग करने और इन सख्त प्रोटोकॉल्स के पूरी तरह से पालन करने पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि इसी से जनगणना जैसे इतने बड़े और महत्वपूर्ण काम के डेटा की अखंडता बनी रहेगी। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपके काम आएगा। आज की इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।